नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले रुक करते हैं जहां पर राहुल गांधी का आज तेलंगाना दौरा। राहुल गांधी तेलंगाना में चुनावी रैली करेंगे संबोधित। पहली जनसभा नरसापुर में शाम 4:20 पर होगी, तो वहीं दूसरी जनसभा मलकागिरी में शाम 6 बजे होगी। राहुल गांधी का आज तेलंगाना दौरा। राहुल गांधी तेलंगाना में आज 2 चुनावी रैली करेंगे संबोधित। पहली जनसभा नरसापुर में 4:20 पर करेंगे, तो वहीं दूसरी चुनावी जनसभा मलकागिरी में शाम 6 बजे होगी। राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा आज। तेलंगाना में 2 चुनावी रैली राहुल गांधी करेंगे संबोधित। पहली जनसभा नरसापुर में शाम 4:20 पर होगी, तो वहीं दूसरी चुनावी जनसभा मलकागिरी में शाम 6 बजे होगी। खबर आपको बता दें, जहां पर राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा आज। राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर हैं, जहां पर वो 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पहली जनसभा नरसापुर में शाम 4:20 पर होगी, तो वहीं दूसरी जनसभा मलकागिरी में शाम 6 बजे करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा आज, जहां पर 2 चुनावी रैलियों को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। पहली जनसभा नरसापुर में 4:20 पर होगी, तो वहीं दूसरी जनसभा मलकागिरी में शाम 6 बजे संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, तेलंगाना दौरे पर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जहां पर वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। और जिस तरीके से तेलंगाना में मौजूदा कांग्रेस सरकार ही है और लगातार बीजेपी के भी दौरे तेलंगाना में देखे गए हैं, तो जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। बिल्कुल, आज 9 मई को देखा जाए तो कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी का आज तेलंगाना दौरा लगाया गया है। आज तेलंगाना में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाएं करेंगे। आज राहुल गांधी की तेलंगाना में 2 चुनावी जनसभाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की पहली चुनावी जनसभा तेलंगाना के नरसापुर में 4:20 पर होगी। वहीं दूसरी चुनावी जनसभा जो राहुल गांधी संबोधित करेंगे वो तेलंगाना के एक जिला है मलकागिरी का सरूर नगर स्टेडियम में करीब 6 बजे के आसपास संबोधित करेंगे। आपको मैं बताते चले कि जिस प्रकार का चुनावी माहौल तेलंगाना में देखने मिल रहा है, उसमें कांग्रेस थोड़ा भारी नजर इसलिए भी आती दिख रही है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की तेलंगाना में सरकार है, जिसके वजह से कांग्रेस को वहां पर चुनावी जनसभाएं करने, भीड़ जुटाने, लोगों को प्रलोभन टाइप की जो वो है घोषणाएं करने में कांग्रेस को जो फायदा मिलता है उसका भी फायदा मिलता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि राहुल गांधी के जो आज 2 चुनावी जनसभाएं दक्षिण भारत में रखी गई हैं, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस किसी भी तरह से दक्षिण भारत को कमजोर नहीं होने देना चाहती और अपना एक कोई न कोई बड़े नेता को दक्षिण भारत में लगातार उतारने ती है और वहां पर चुनावी जनसभाएं या रोड शो कराती है कि ताकि वहां पर माहौल बना रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर हैं, जहां पर वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दक्षिण भारत का दौरा। दक्षिण भारत के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का दक्षिण भारत का दौरा। तेलंगाना के भांगीर लोकसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा। सुबह 10:50 पर भोगी लोकसभा पर करेंगे चुनावी रैली। दक्षिण भारत के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का दक्षिण भारत का दौरा। तेलंगाना के भागीर लोकसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा।
10:50 पर भोगी लोकसभा में करेंगे चुनावी रैली। दक्षिण भारत के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री। वहीं रायबरेली से खबर बता दें, जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने के न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ बातचीत करने के प्रियंका गांधी बात रहे हैं। मैम, रायबरेली का आज पहला दिन दौरे करने का, रायबरेली में क्या माहौल लग रहा है इस बार? फिर से माहौल बहुत अच्छा है और माहौल अच्छा हर जगह है, इसलिए कि जनता आज चाह रही है कि अपने मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाए। जो कांग्रेस गारंटी दे रही है, जो 1 लाख रुपए सालाना महिला के लिए है, जो किसानों के लिए कर्ज माफी का है, जो आयोग बनेगा, जो एमएसपी को कानूनी हम अधिकार बना रहे हैं, जो नौजवानों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, इनको मालूम है कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो प्रदेशों में वो पूरी कर रहे हैं। तो जनता जागरूक बन गई है, जनता के पास जानकारी भी है, जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जहां जहां मैं जा रही हूँ मैं यही कह रही हूँ कि चुनाव जनता के मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए और हम इस चुनाव को उसी दिशा में हम ला पा रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी भी पता नहीं कैसी कैसी सफाइयां दे रहे हैं और जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो बढ़ रही हैं इनकी। तो एक तरह से ये लग रहा है कि वो घबरा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जनता इन बातों में पड़ेगी नहीं। अब जनता कह रही है बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, हमारी जो समस्याएं, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, इसकी बात करो, और वो कर नहीं पा रहे हैं। मैम, युवाओं की एक सबसे बड़ी बात है, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो या रोजगार का मामला रहा हो, उसको लेकर के देखिए, पेपर लीक के लिए हमने स्पष्ट किया है। एक तो हमने एक भर्ती विधान भी निकाला था जब हम 22 में यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। उसी के तहत जो हमने अपने घोषणा पत्र में इस बार डाला है, वो पेपर लीक के लिए हम एक बहुत सख्त कानून लाएंगे। और हमने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एक पूरा जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, और उसी के तहत अगर नहीं हुआ, अगर किसी अधिकारी ने या किसी और ने उसको इधर उधर करने की कोशिश की, तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो हमारी आशा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस समस्या को काफी हद तक संभाल पाएंगे, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि घोटाले इतने हो रहे हैं इन पेपरों में हर जगह, और कि नौजवानों का जो भविष्य है वो एकदम अंधकार की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, ट्यूशन के लिए भी फीस देनी पड़ती है, माँ बाप मेहनत करके फीस को इकट्ठा करते हैं, कभी कभी कर्ज लेते हैं और फिर कोई नतीजा ही नहीं निकलता। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ बातचीत करेंगे प्रियंका गांधी द्वारा, जिन्होंने बताया कि इस बार पेपर लीक के मामले को लेकर के एक अगर सरकार आएगी तो कड़ा कानून बनाने का कार्य किया जाएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। उन्नाव लोकसभा से सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन से के न्यूज ने की खास बातचीत। अन्नू टंडन ने कहा कि उन्नाव मेरा परिवार है और मैं यहाँ की बेटी हूँ। किसान समस्याओं का समाधान मेरी प्रमुखता है। उन्नाव में बेरोजगारी दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। महिला सशक्तिकरण पर काम कर तक यहाँ पहुंची हूँ। सामान्य जीवन में मुझे इससे खुशी मिलती है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। 3 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण का इंतजार देश की जनता कर रही है और चौथे चरण की एक प्रत्याशी, उन्नाव की इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी की एक बड़ी नेता अन्नू टंडन जी आज हमारे साथ में है। उनसे बातचीत करेंगे, उनके क्षेत्र की समस्याओं को जानेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस बार जब चुनावी मैदान में हैं तो अपने वोटर्स से क्या कहना चाहती हैं और क्या वजह है कि उनके क्षेत्र की जनता उनको चुने। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार उन्नाव में आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन वर्तमान में आप समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये चुनाव सबसे पहले तो आपके लिए कितना खास है। हालांकि मैंने क्षेत्र की जनता से, आपके कार्यकर्ताओं से सुना है कि इस चुनाव की आपके लिए बहुत अहमियत है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ मेरे लिए अहमियत नहीं रखता है, मेरे उन्नाव के लिए भी अहमियत रखता है। 10 साल से जो उन्नाव की दशा है वो देखकर दुखी होती हूँ, और कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। और दुख इस बात का सबसे ज़्यादा होता है कि हमारा जो प्रतिनिधि था, मैं उनके वैसे तो खिलाफ वैसे नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ज़रूर दर्द होता है कि हमारे उन्नाव के लिए एक बार भी बोला भी नहीं, महसूस भी नहीं किया। तो 10 साल से जब हमारा अपना उन्नाव दरकिनार है तो उसकी तकलीफ ने प्रेरित किया है कि मैं चुनाव ज़रूर। बिल्कुल, देखिए चुनाव में इस बार आप उतरी है, लेकिन मुझे याद है मैं जब लोगों के घरों में जाती हूँ, मैं खुद भी उन्नाव की रहने वाली हूँ, मैंने लोगों के घरों में आपके कैलेंडर देखे हैं और उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें लिखा था, आपके सुख दुख की साथी अन्नू टंडन।
अन्नू टंडन हमेशा ये बात कहती आई है कि जो आपके विपक्षी हैं, हम कहने साक्षी महाराज नाम ले लेते हैं, वो बाहरी हैं। इस बात का वो आरोप लगाती आई हैं और उन्नाव की जनता भी जानती है कि आप यहाँ पर रहती हैं, आप यहाँ पर उनके बीच में जाती रहती हैं, आपसे मिलना आसान है। क्या ये वजह है कि लोग आपको चुने? हो सकता है ये वजह हो। हाँ। हो सकता है कई वजह हैं कि जो आपने पढ़ा उस कैलेंडर में, ये तो हमारे कार्यकर्ताओं ने डिज़ाइन किया था। लेकिन जब सुख दुख की बात होती है तो जो घर का कोई भी सदस्य होता है, हाँ। वो अपने घर परिवार के सुख और दुख में साथ होता है। तो मेरे ख्याल से वही कहने का मतलब था, वही तात्पर्य था। और उन्नाव जिले के प्रत्येक परिवार, कोई जात बिरादरी या पार्टी का मसला नहीं है, अगर वो उन्नाव का है तो मेरे परिवार का सदस्य। बिल्कुल। और मैंने कई बार भाषणों में भी या आपके बारे में कभी सुना तो ये सुना कि अन्नू टंडन किसी जाति पर निर्भर नहीं करती, वो उन्नाव से जुड़ी हुई है। अन्नू टंडन के साथ उन्नाव का नाम जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है कि ब्राह्मण वोट बैंक उनका है, ठाकुर वोट बैंक उनका है। वो खुद भी कहती है कि मैं एक जाति पर काम करती हूँ और वो है उन्नाव की जाति, उन्नाव के लोग मेरे अपने हैं। तो उन्नाव से इतना लगाओ क्योंकि यहाँ पली बढ़ी, यहाँ जन्म हुआ, शायद यही वजह होगी। मैं यही पैदा हुई और पली बड़ी भी। हाँ। और बाद में जो हमारे जब बड़ी और होश में आई तो इंटरमीडिएट यहाँ GGIC से किया। हाँ। उसके बाद DSN कॉलेज से स्नातक किया। फिर उसके बाद तो खैर शादी हो गई, लेकिन जुड़ाव बना रहा। और परिवार में मेरे फादर की डेथ जल्दी हुई तो माँ के कारण भी आना जाना रहा और यहाँ परिवार की वजह से तो वो लगाव एक अलग लगाव होता है। मैके का ही लगाव था ये समझ लें, पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि मेरे पति भी इसमें शामिल थे क्योंकि उनका कोई ऐसा बेस गांव नहीं था। बिल्कुल, यानी उन्नाव में मायका भी ससुराल भी, हम कह सकते हैं कि जुड़ाव शुरू से शायद यही वजह रही कि उन्नाव के साथ बहुत रहा। अच्छा अनुजय, आप एक महिला हैं, उन्नाव की बात करें तो बड़े महानगरों के बीच का एक जिला है, कई चीज़ों में अभी पिछड़ा है, एक स्वीकार करना पड़ेगा हमें इस चीज़ को। अगर आप सांसद बनती हैं, उन्नाव की जनता इस बार अगर आप पर विश्वास दिखाती है, क्या बदलाव उन्नाव के लिए आप करेंगी, क्या कुछ नया लेकर आएंगी? देखिए ऐसा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं और कोई एक ऐसा नहीं है कि वो अहम है। जो भी हमारे हाथ में लगेगा एक प्रतिनिधि होने के नाते, वो तो अपने उन्नाव के लिए होगा, वो लेके आऊँगी। लेकिन कुछ बातों को हम लोगों को समझना ज़रूरी है। हमारा उन्नाव लखनऊ कानपुर के बीच में बसा हुआ एक ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ। तो ग्रामीण बाहुल्य मतलब यहाँ पर जो गांव और किसान, उनकी आबादी ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो उन लोगों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर इंडस्ट्री हो तो फूड इंडस्ट्री हो, अगर मंडी हो तो उनके लिए हो। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं और स्वाभाविक है कि जब तक विकास नहीं होता और सड़कें सही नहीं होती, हाँ। तो ये लोग अपना जो उपज है उसको लेकर कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि किसान इस वक्त बहुत मजबूर हालातों में है और उसकी आमदनी बहुत कम है। तो इन हालातों में वो बड़ी मुश्किल से कुछ किसान अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। जब शिक्षित बच्चा वो भी बेरोजगार हो जाता है तो किसान को डबल मार पड़ती है। तो ये भी एक मसला है जिसमें हम लोगों को उन्नाव में ही इस तरीके की चीज़ें करनी है कि बच्चे जो हमारे उन्नाव के शिक्षित हैं वो यहीं पर लाभ भी ले और यहीं कुछ कर पाएं, बिल्कुल अपने माता पिता का सहारा भी। बिल्कुल, देखिए बड़ा दूरदृष्टि का विचार आपने किया कि बच्चे माँ बाप के साथ में रहें, उन्नाव का विकास हो, उन्नाव के लोगों का विकास हो, यानी संपूर्ण विकास का जो मुद्दा है वो आप अपने दिमाग में लेकर चल रही हैं। अनुज जी, एक महिला होने के नाते अभी वर्तमान में आपने सुना होगा महिलाओं के उत्थान की बहुत बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, हर दल करता है। आप अभी विपक्ष में हैं, आप भी करती हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी करते हैं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं। उन्नाव में अगर आप आती हैं, महिलाओं के लिए खास क्या होगा? मैं उन्नाव की महिलाओं के लिए आपसे क्या उम्मीद करूं? देखिए ऐसा है कि हमारी जो जुड़ाव है और जो बहुत ही राजनीतिक या सामाजिक तौर पे आप जाति जनगणना की बात होती है या जाति कौन साथ है मेरे, उसकी बात होती है, तो उसमें महिलाएं मेरे साथ हैं। तो जो महिलाएं मेरे साथ हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि उनकी जो परेशानियां हैं, उनके दर्द को मैं समझती हूँ। और आपको एक बात बता दूं कि महिला की दर्द कोई सीमित नहीं होती है। महिला का दर्द उसके परिवार के लिए होता है, चाहे वो बेरोजगार बेटा हो, चाहे उसके आमदनी करने वाला पति हो या बीमार घर का बुजुर्ग हो या कोई भी मतलब बच्चा हो।
तो उसको तो सर पे छत भी चाहिए, उसको आम सुविधाएं भी चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए। तो जब आप महिला की तरफ देखें तो उसका सशक्तिकरण सबसे ज़्यादा होता है जब उसको आप मजबूत कर देते हैं और उसके चारों तरफ जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। और इसमें मैं बहुत खुश हूँ कि गठबंधन की सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को वो चाह रहे हैं कि 1 लाख रुपए सालाना दें। देखिए 8-8,500 रुपए में वो अपना घर अच्छे से चला लेंगे। तो उसके अलावा जब बच्चे कमाएं और सब करें तो स्वाभाविक है कि उनका एक स्तर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अन्नू टंडन जी के बारे में जब एक मतलब बात होती है, उनके बारे में कोई इमेजिन भी करे तो एक छवि सी है, एक लिबास है, एक रूप है, एक स्वरूप है जो मन में आ जाता है। हमेशा वही सफ़ेद कुर्ता, वही सफ़ेद कपड़े। ये आपका स्टाइल है, कभी कुछ मन नहीं करता कि कुछ चेंज किया जाए? क्या वजह है कि आखिर ऐसा है? ऐसा है कि जब कम उम्र थी और बच्चे भी छोटे थे, नौकरी करनी पड़ती थी, तो कपड़ों का निर्णय सुबह बहुत टाइम ले लेता था। ये आप भी समझते हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए इस पे सोचना कम कर दिया दिन में। पर ऐसा नहीं कि शाम को इच्छा नहीं होती थी। जब तक मेरे पति थे तब तक हमको भी सजना संवरना अच्छा लगता था। लेकिन उनके जाने के बाद जो ये मेरा लिबास हर रंग में हर दिन होता था वो सफ़ेद हो गया। तो कोई खास वजह नहीं है, थोड़ा आराम, थोड़ा आसानी और थोड़ी यादें। अच्छा, कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए खास तौर पर जो राजनीति से हो तो नेतागिरी या नेता नगरी उस पर हावी होने लगती है। अन्नू टंडन जी पर ऐसा कभी देखने को क्यों नहीं मिलता? मैं खुद उन्नाव में रहती हूँ, मैंने पहले भी कहा, मैंने कई बार देखा है कब अन्नू टंडन जी का काफिला गुजर जाता है, 4 से 5 गाड़ियाँ होती हैं, उनके साथ समर्थक कार्यकर्ता होते हैं, कोई बहुत प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रुकता है। ऐसा क्यों है? क्यों आखिर वो एटीट्यूड अब तक नहीं आया? क्या आम जनता से इतना जुड़ाव रहा? ऐसा है कि जब यही घर की हूँ तो घर से कभी मंजन भी खरीदना होता है, कभी कुछ भी करना होता है। तो यहाँ पर अपने ही जिले में प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? प्रोटोकॉल होगा तो ऊपर वाला चाहेगा तो अन्य जिलों में हो। और कई बार हमसे लोग कहते भी हैं कि आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं लेती हैं और थोड़े कुछ बंदूकधारी होने चाहिए, भौकाल होना चाहिए। तो मैं उसका जवाब सिर्फ ये देती हूँ कि ये सारा जो भौकाल है वो पैसे लगते हैं और उन पैसों में 4 लड़कियों की शादी हो सकती है। बिल्कुल। लड़कियों की शादी की बात आई है तो मुझे अभी भी याद है कि उन्नाव में न जाने आधी जनता तो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके वॉलंटियर हैं, क्योंकि मैंने देखा है किसी भी लड़की की शादी हो, अन्नू टंडन जी की एक अटैची तो उधर पहुंचनी ही पहुंचनी है। क्या आपको विश्वास है कि वो महिलाएं इस बार आपका साथ देंगी? मैंने उस उद्देश्य से उनको नहीं दिया। क्या मैंने उस उद्देश्य से दिया क्योंकि एक अपने उन्नाव जिले की एक लड़की को ब्याहने जब सारे परिवार वाले जुटते हैं तो छोटा सा मेरा भी योगदान मैं कोशिश करती हूँ। अगर आप जीतती हैं, संसद पहुंचती हैं, तो सबसे पहला मुद्दा उन्नाव का कौन सा उठाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि उन्नाव के मुद्दे उठना बंद हो गए हैं। लोग राष्ट्रीय राजनीति में कंट्रोवर्शियल चीजें बोलते हैं ताकि वो हाईलाइट रहे, न्यूज में रहे। आप उन्नाव के लिए क्या बातें संसद तक लेकर जाएंगे? उन्नाव की कौन सी बात लेकर जाएंगे? उन्नाव की बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि किसान के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, हर तरीके का मुद्दा है। लेकिन कुछ बहुत अहम छोटे छोटे मुद्दे हैं, बहुत ही छोटे मुद्दे, जैसे मोहान अजगैन की सड़क पे 27 लोग मर गए और कुछ भी नहीं किया। तो इन सब के लिए दबाव तो डालना पड़ेगा एक प्रतिनिधि होने के नाते। या आप शुक्लागंज में देखिए, आप कानपुर रोज जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, व्यापारी भी जाते हैं। पुराना पुल उन्होंने बंद कर दिया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा, कल अखिलेश जी आए, मैंने देखा गजब की भीड़ थी, बहुत उत्साह था लोगों में। और जब आप भी बोली, मैं सुन रही थी, उस दौरान आपको भी काफ़ी उत्साहित थे। आपने कहा कि तैयारियां कम पड़ गई, लोग ज़्यादा हो गए। और अखिलेश यादव जी का भी भाषण ऐसे ही था कि देखिए जो चीज़ें उन्होंने बनाई उन्नाव के लिए, जो किया, उन सबको गिनाया। और अब उन्नाव की जनता से आप क्या विश्वास उसको दिलाना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी अपने शब्दों में कि वो आपका इस बार साथ दे? ऐसा है, उन्नाव परिवार है, मैं उनसे इतना कहना चाहती हूँ, आपके साथ हमेशा रही, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। जो कर सकती हूँ उससे ज़्यादा करूँगी।
मेरा साथ दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए अन्नू टंडन जी हमारे साथ में हैं, वो कह रही है कि उनका साथ दीजिए। मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि उन्नाव में जातिगत समीकरणों पर अगर हम ध्यान दें, हालांकि आप पहले ही कह चुकी हैं कि आप उन्नाव की जनता के साथ हैं, आप जाति नहीं देखती, लेकिन जातिगत समीकरण कुछ और कहते हैं। लोधी बिरादरी का वोटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और साक्षी महाराज जो आपके विरोधी प्रत्याशी हैं वो उसी जाति से हैं, तो ऐसे में कोई डर लगता है? कतई नहीं, क्योंकि लोधी भी उन्नाव के हैं और उन्होंने भी 10 साल झेला है। तो जो उन्नाव का कोई भी जना होगा तो वो संपर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। लोधी भी हमारे अपने। इन 10 सालों में आप सत्ता से हम कहने दूर रही, लेकिन जनता के हमेशा साथ रही, तो इन 10 सालों में कभी अफसोस हुआ कि आप उस जनता की चीज़ों को बड़े स्तर पर नहीं उठा पाई? क्योंकि सत्ता से दूर होने पर कई बार चीज़ें होती हैं। अफसोस जरूर हुआ, लेकिन कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि अफसोस ये हुआ काश मैं और कर सकती थी, लेकिन तकलीफ इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने ये भी महसूस किया इन 10 सालों में कि अगर मैं सांसद होती भी तो क्या इस सरकार में वो दे पाती। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात देखिए आपने कह दी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। और देखिए 24 के चुनाव में देश भर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, लेकिन मैं उन्नाव की बात कर रही हूँ क्योंकि आप उन्नाव से जनता के बीच में जा रही हैं। मैं देख रही हूँ कि एक अलग लहर नजर आ रही है इस बार। अब वो किसी भी तरह की कह ले, कि विरोध कह ले या समर्थन कह ले, आपके प्रति प्यार कह ले, वो दिखाई पड़ रहा है। तो आप आश्वस्त लग रही हैं क्या? मतलब ये देखकर जनता का प्यार, रैली की भीड़ देखकर लगता है ये वोट में तब्दील होगी? देखिए ऐसा है कि आपने भी इम्तिहान दिए हैं, हाँ, चाहे जितनी तैयारी कर लो, रिवीजन करते रहते हैं आखिरी वक्त तक। तो अभी रिवीजन चल रहा है और डर तो हमेशा ये लगा रहता है कि ये मेरा मतलब एक तरीके से देखा जाए एक मौका है जो अगर निकल गया तो दोबारा क्या मैं उन्नाव के लिए वो कर पाऊंगी जिसके सपने देखे। बिल्कुल। और बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, इस चुनाव को लेकर हर कोई इसे बहुत खास कह रहा है, चाहे विरोधी दल हो आपका, सत्ता पक्ष के लोग हो या आप लोग, आप खासतौर पर इंडिया गठबंधन इस बार बड़े नेता, बड़े दल एक साथ आए हैं, किस लिए, क्या मकसद है? आप व्यक्तिगत तौर पर इस मकसद को कैसे देख रही हैं? क्योंकि हम लोगों के बीच में रह के ये महसूस कर रहे हैं कि प्रजातंत्र थोड़ी कमज़ोर पड़ी है, प्रजा अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रही है। अगर प्रजा अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही है तो इसका मतलब है कहीं तो हमारी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आघात पहुंचा है। हाँ। तो अगर ऐसा है तो उसको हम लोगों को वापस मजबूत करना है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना भी एक बहुत बड़ा हम लोगों का। बिल्कुल, चलते चलते अपील करती जो उन्नाव की जनता से अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो। मैं आप ही की हूँ, मेरा साथ दीजिएगा ताकि मैं आपका साथ दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में थी समाजवादी पार्टी के नेता और इंडिया गठबंधन के उन्नाव से प्रत्याशी अन्नू टंडन जी, जिनका कहना है कि वो उन्नाव की जनता के मुद्दे उठाएंगी, वो उन्नाव की महिलाओं के लिए विशेष काम करेंगी और उनका कहना है कि वो अगर सांसद बनती हैं तो वो उन्नाव का संपूर्ण विकास करेंगी। बहुत बहुत बधाई आपको इस चुनाव के लिए और सारी शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि किस तरीके से 24 के चुनाव का जब आगाज हो चुका है, चौथे चरण का मतदान 13 मई को है, इंतजार दिन का है और देखना होगा कि इस बार उन्नाव की जनता किसका साथ देती है, किसका समर्थन करती है। के न्यूज़ इंडिया के लिए गरिमा बाजपेयी। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।